कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जिन्हें कि सेक्शन 31 में बताया गया है, इन्हें कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। देखिए, जब हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो या तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे या अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, है ना। या तो कंडीशनल या अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। तो नाम से क्या पता लग रहा है हमें, जहां पर कोई कंडीशन है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जहां किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कंडीशन यहाँ पे किस वक्त बता रहे हैं, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, पालन के समय, परफॉर्मेंस के टाइम पे कंडीशन की बात हो रही है। देखिए, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को एक नाम और देते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, पूर्ण संविदा भी कहते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, विदाउट एनी कंडीशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस वक्त दो पार्टीज आर गोइंग टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, they are bound in a legal relation and they are bound to perform this contract anyhow, in any circumstances they are bound to perform that contract, there is no if and but। और अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी तो उस सिचुएशन में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल हो जाएगा। जैसे सपोज A and B are going to enter in a contract to sell and purchase the house X, A का मकान है ये and A is going to sell this house to B। सो ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी ने कहा कि मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स, आप मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए। जिस वक्त ये फॉर्मेशन हुआ, देखिए यहाँ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में, regarding formation of a contract is a different thing and regarding performance of contract is a different thing। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन पार्टीज की क्या हुई, राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज, और वहां से हमें बाहर कब निकलना है, जब हमने उसे पूरा कर दिया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सो परफॉर्मेंस इज अ डिफरेंट थिंग। जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए कितना टाइम लिया, 3 मंथ्स का टाइम लिया, और इन्होंने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स हम इसका परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ मकान जो है वो इधर चला जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, और ये व्यक्ति जो है वो क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। So both the parties are bound to perform this contract anyhow, in any circumstances, because there is no condition regarding the performance। Performance के लिए इनके पास कोई condition यहाँ नहीं है। इन दोनों में से कोई भी पार्टी अगर breach करती है, that is called breach of contract। Okay? तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कहते हो, अनकंडीशनल या एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं होती रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां परफॉर्मेंस के लिए कोई कंडीशन है, देयर इज सम कंडीशन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। जैसे मैंने कल आपको कौन सा एग्जांपल बताया था, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने क्या किया, अपने मकान का इंश्योरेंस करवाया है, और आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, प्रॉमिस दे रही है कि इन फ्यूचर अगर आपके मकान में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसको कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कब करेगी, ये वाला जो प्रॉमिस है, इसकी तरफ से जो परफॉर्मेंस है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, ये कब होना है, ऑन बेसिस ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, किसी भविष्य की घटना पर आधारित। वो फ्यूचर इवेंट कौन सा है, अगर मकान में किसी प्रकार का नुकसान होता है, किसी प्रकार का डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है मकान में, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी उसकी क्या करने वाली है, कंपनसेशन आपको देने वाली है। जरूरी तो नहीं है कि मकान में नुकसान हो ही हो। ये कौन सा इवेंट है, फ्यूचर इवेंट, जिसपे कि इंश्योरेंस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ड है। इन फ्यूचर अगर इस मकान में किसी प्रकार का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसे कवर करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये इवेंट कौन सा हुआ, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। मेन कॉन्ट्रैक्ट इसमें से कौन सा है, देखिए आप, इंश्योरेंस कंपनी का ए को कंपनसेशन देना, दिस इज द मेन कॉन्ट्रैक्ट, और जिसका परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन सम फ्यूचर इवेंट दैट इज अनसर्टेन। तो ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट क्या कहलाएगा,
कोलेटरल, ये कहलाएगा कोलेटरल इवेंट। सो वी कैन से, इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे व्हाट वी कैन से कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है? अगर फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है, देन वी कैन से दैट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशनल कह लीजिए या कंटिंजेंट कह लीजिए, जो परफॉर्मेंस किसी फ्यूचर इवेंट पे बेस होता है। एक पार्टी वेट कर रही है, अभी परफॉर्मेंस की लायबिलिटी अभी उस पे नहीं आई है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आर और एस के बीच में एक मकान को लेके डिस्प्यूट है, ये कोर्ट में इनका झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट है। आर दावा कर रहा है, आर क्लेम कर रहा है कि मेरा मकान है, एस क्लेम करता है कि मेरा मकान है। दिस इज अ पेंडिंग केस, अभी जजमेंट नहीं आया है। इस बीच में आर ने इस मकान को एम को बेचने का प्रॉमिस किया। आर ने एम को क्या कहा? आई एम रेडी टू सेल दिस हाउस एक्स टू यू इन केस मुझे इस केस में सक्सेस मिल जाता है। अगर कोर्ट ने मेरे नाम पे कर दिया ये मकान, तो मैं इस मकान को आपको बेचने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहा है? आर एम से कह रहा है कि मैं ये एक्स नाम का मकान आई एम रेडी टू सेल यू, ये हमारे बीच में 3 करोड़ के अंदर मैं ये मकान आपको बेच दूंगा, लेकिन कब? ऑन कंडीशन दैट, यहाँ पे क्या होना है? कंडीशन होनी है। कब? जबकि कोर्ट ने अगर मेरे फेवर में इस मकान का जजमेंट दे दिया, तो तभी मैं बेच पाऊंगा। तो यहाँ पे आर और एम के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? आपको दोनों चीजें देखनी है। मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है यहाँ? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ हाउस। अब ये कब होगा? बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट यहाँ पे कौन सा है? डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। वो इवेंट कौन सा है? फ्यूचर इवेंट। जजमेंट कौन सा है? वो अनसर्टेन है, पता नहीं जुडिशियल ऑफिसर किसके फेवर में डिसीजन देने वाले हैं। और ये कौन सा इवेंट है? फ्यूचर का इवेंट है। तो बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जहां परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, अब अगर कोर्ट ने आर के फेवर में कर दिया ये मकान, केवल तब आर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होगी, परफॉर्मेंस की लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं है। ओके, एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, ए और बी, और यहाँ पर एक ये व्यक्ति सी आ रहा है। तो ए ने सी से क्या कहा? आई एम रेडी टू सेल माई हॉर्स टू यू, मेरा एक घोड़ा है ब्लैक कलर का, और सी उसे खरीदना चाहता था। तो ए ने सी से क्या कहा? आई एम रेडी टू सेल यू दिस हॉर्स, नो इश्यूज, लेकिन मैंने ये ऑफर बी को दे रखा है अभी पहले खरीदने का। अगर ये मना कर देता है, अगर बी का रिफ्यूजल आ जाता है, क्योंकि मेरे पास एक ही हॉर्स है, अगर बी ने रिफ्यूज कर दिया इस घोड़े को खरीदने से, तो मैं इस घोड़े को आपको बेच दूंगा। अब इसमें मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? ए और सी के बीच में घोड़े को बेचने का, खरीदने का। इवेंट कौन सा है? इवेंट क्या है? रिफ्यूजल ऑफ बी। बी का रिफ्यूज करना क्या आ गया? इवेंट आ गया। इवेंट कौन सा आ गया? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट आ गया। आ रही है बात समझ में? अगर ये रिफ्यूज करेगा तभी यहाँ पे एक क्या परफॉर्मेंस की लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज एक ही लायबिलिटी है ही नहीं। एक ही परफॉर्मेंस की लायबिलिटी कब आ रही है? जब यहाँ पे बी का रिफ्यूजल होता है तब, अदरवाइज नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक मेन कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि किसी पार्टी को उसे परफॉर्म करने की लायबिलिटी अराइज ही लेटर ऑन होती है। कब होती है? फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट होती है, बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट होती है। जैसे ऑकरिंग ऑफ एन एक्सीडेंट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट, लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में, है ना? ये इवेंट कौन सा होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। अगर ये सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं तो 31 कवर नहीं करेगा। आप जो पढ़ रहे हैं अभी वो कौन सा सेक्शन है? 31, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट।
इसमें कौन सी चीज ध्यान रखनी है? कोलेटरल इवेंट जो है वो अनसर्टेन होना चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कल अगर सूरज पूरब से होगा तो मैं आपको एक ट्रीट देने वाली हूँ। ऑनलाइन वाले मिस करेंगे, ऑफलाइन वालों को ही मिल सकती है। कल अगर सूरज पूरब से होगा तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रीट। दिस इज व्हाट। दो कैटेगरीज में ही देखना है आपको, एब्सोल्यूट में जाएगा या कंडीशनल में जाएगा। एब्सोल्यूट यानी मुझे ट्रीट देनी ही पड़ेगी, परफॉर्मेंस की लायबिलिटी आ ही गई। क्यों? क्योंकि इवेंट कौन सा था? सर्टेन इवेंट। सूरज का पूरब से उगना क्या है? सर्टेन इवेंट है। हम और आप आए चाहे ना आए, उन्होंने तो अपने टाइम पे आना ही है। सर्टेन इवेंट। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टेन इवेंट्स हियर। 31 किसको कवर करेगा? जो अनसर्टेन इवेंट्स होंगे, मे बी और मे नॉट बी, मे हैपन मे नॉट हैपन। फ्यूचर इवेंट की बात होगी, पास्ट की तो बात होगी ही नहीं, क्योंकि पास्ट का तो फैसला आ गया तो अपने आप ही वो सर्टेन हो गया। कौन सा होगा? फ्यूचर इवेंट होगा, अनसर्टेन इवेंट होगा, उस पे ही बेस होगी परफॉर्मेंस। जैसे अब मेरी एक लैंड है, एक प्रॉपर्टी है, और उस जमीन को मुझे बेचना है। मैंने आपसे ये कहा कि आई एम रेडी टू सेल यू दैट लैंड इन केस अगर मुझे कलेक्टर का अप्रूवल मिल जाए तो। बिकॉज सिचुएशन ये है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड को सेल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है मुझे, क्योंकि मैं अगर उसको किस ऑब्जेक्ट से सेल कर रही हूँ, है ना। तो वहां पर मुझे अगर कलेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, देन आई एम रेडी टू सेल यू दिस लैंड टू यू। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एब्सोल्यूट और कंडीशनल? दिस इज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे फ्यूचर इवेंट कौन सा है? अप्रूवल ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर का अप्रूवल, बिल्कुल सही, कलेक्टर का अप्रूवल यहाँ पे क्या हो गया? इवेंट हो गया। इवेंट कौन सा है? फ्यूचर इवेंट है। अनसर्टेन क्यों कह रहे हैं? हमें पता नहीं है कलेक्टर का अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना। ध्यान रखिएगा, इसमें अगर ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया, इसमें अगर अप्रूवल ऑफ कलेक्टर इज अ मैटर ऑफ रूटीन, मतलब देयर इज नो इफ एंड बट, मे बी मे नॉट बी, that is a kind of formality, you have to fulfill that and you are allowed. Just suppose if you want to take admission in Pragya Institute or Future Divine, we don't have any kind of conditions imposed upon you that we are going to take the entrance exam, after that you आपका इंटरव्यू होने वाला है, देन आपको एडमिशन मिलने वाला है। नो, हमने क्या कर रखा है अभी तक? तो आप एक फॉर्म भरिए, एडमिशन फीस जमा कीजिए और आपका एडमिशन हो रहा है ना। कोई हमने इसमें वो नहीं कर रखा कि कोई इफ एंड बट नहीं है। दैट इज अ मैटर ऑफ रूटीन, दैट इज अ फॉर्मेलिटी ओनली। ओके, इफ एंड बट नहीं है ना। सो वहां पर अप्रूवल मिलना क्या है? जहां अनसर्टेन नहीं है, वो कौन सा है? सर्टेन है। तो फिर 31 में नहीं जाएगा। डिफरेंस पता चल रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? अगर कलेक्टर ने अप्रूवल मुझे देनी है, बट दैट इज नॉट कि मुझे पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट इज श्योर कि मिलेगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक फॉर्म भरना है, मेरे को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिखाने हैं, जो प्रेस्क्राइब फी है वो देना है, और वो मुझे परमिशन दे देंगे। ऐसा मेरे पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है लाइक द जुडिशरी डिसीजन या कलेक्टर अप्रूवल देगा या नहीं देगा, बिकॉज मेरा लैंड एग्रीकल्चरल है, मैं नॉन एग्रीकल्चरल को बेच रही हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो इफ एंड बट नहीं है तो अनसर्टेनिटी नहीं है, और अनसर्टेनिटी नहीं है तो 31 का बात ही नहीं है। क्लियर दिस थिंग इन माइंड। अब एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मदर, यंगर सन और एल्डर सन, ठीक है, तीन पार्टीज है यहाँ। मदर के दो बेटे हैं, बड़ा और छोटा, और यहाँ पे वो क्या कह रही हैं अपने छोटे बेटे से, यंगर सन से, कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी का, मेरे मकान का जो बिल है वो आपको पे करना है। वो लगभग 10,000 का आ गया है, ठीक है। और ये मदर ने यंगर सन को कहा है कि ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल को क्या करना है, आपको पे करना है, और इसका पैसा आपको किससे लेना है? बड़े भाई से ले लेना। एल्डर सन से ये पैसा लेने को कहा, और ये कहा कि अगर वो रिफ्यूज करे देन आई एम रेडी टू पे यू। आप बिल तो भर दो, बड़े भाई से पैसा ले लेना, अगर वो मना करेगा तो चिंता मत करो, मैं दे दूंगी तुमको, तुम बिल तो भर देना।
अब यहाँ मेन कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, इवेंट कौन सा है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप सब लोग भी ऑनलाइन में ना। यहाँ एल्डर सन क्या करता है, अगर रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि मैं पे नहीं करूंगा, रिफ्यूजल ऑफ एल्डर सन, ये क्या है, इवेंट है। और ऑन हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट मदर इज लायबल टू पे टू यंगर सन, द अमाउंट ऑफ बिल जो है वो कौन पे करेगा, मदर पे करेंगे। तो मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मदर और यंगर सन के बीच में बिल के अमाउंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की है। लेकिन कब अराइज हो रही है मदर की ये लायबिलिटी, इन केस एल्डर सन रिफ्यूजेस टू पे। तो ये हो गया इवेंट, कौन सा हो गया, कोलेटरल। आपको बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट? सुप्रिया, शीला, रिया, कुछ पूछना है आपने? नो मैम, क्लियर है। नो मैम। मैम आप जो जॉइन, सो आई तो डोंट एक नो सवाल एक्चुअली है मेरे पास आप लोगों के लिए, डैम कॉन्फिडेंट ना, नो डाउट। मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा जिंदगी में मैंने इकट्ठी की है किताबें, और मेरी सारी प्रॉपर्टी वही है, और मैं बहुत ही चूजी हूँ अपने किताबों के बारे में, मतलब बहुत ज्यादा ही सिंसियर हूँ। तो अब मैंने क्या कहा, राइट नाउ आई एम 50 years old, और मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 20 साल और मैं पढ़ पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं। अभी तो मेरे को लालच है अपने पास, मैंने संभाल के सारी चीजें रखी हुई हैं। जब मैं 70 साल की हो जाऊंगी, देन मैं ये सारी किताबें प्रज्ञा इंस्टीट्यूट को जो है वो दे दूंगी, अपने सारे स्टूडेंट्स को दे दूंगी। तो मैंने ये प्रॉमिस किया। ग्रोइंग ओल्ड, जब मैंने क्या कहा, जब मैं 70 साल की हो जाऊंगी तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं आपको ये सारी किताबें दे दूंगी जो मैंने अभी छुपा छुपा के रखी हुई हैं। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मैंने प्रॉमिस किया आपको बुक्स देने का, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। कंडीशनल, जब मैं 70 years की हो जाऊंगी, ध्यान दीजिए सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं क्या, 31 के, फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन इवेंट कवर हो रहा है क्या? आप कहते हो रहा है। आप में से किसी का क्या कहना है, रिया, सुप्रिया और शीला, इज दिस कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट? यस मैम। यस मैम। 70 साल का होना एक कंडीशन है, पहले ही रवाना हो गए तो, इसीलिए सोच रहे हैं आप, कहीं नहीं जाने वाली मैं। ये सर्टेन इवेंट है, मैंने आपसे बार बार कहा, ग्रोइंग ओल्ड, दिस इज अ सर्टेन इवेंट। हर बार हम अगला ही बर्थडे, अगले 1 साल और बढ़ने वाले हैं, ये अनिश्चित घटना नहीं है। आप उस तरफ चले गए कि भाई 70 years के पता नहीं होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आप इवेंट का मेन बेसिक इंग्रेडिएंट देखिए। मैंने आपको क्या कहा था, सूरज अगर पूरब से उगता है तो, आपने क्या कहा था, ये कौन सी घटना है, निश्चित घटना। मैं कह रही हूँ ग्रोइंग ओल्ड, ये कौन सी घटना है, निश्चित घटना है, सर्टेन इवेंट्स। देन आई एम रेडी टू गिव यू। तो अगर मैं 70 की होती हूँ तब तो मुझे देने ही है, उसके बाद भी मैं सरवाइव कर रही हूँ तो, और अगर उससे पहले मैं सरवाइव नहीं करती हूँ, 65 पे चली जाती हूँ, तो मुझे 65 भी देनी पड़ेगी ना ऑन। लेकिन वो एब्सोल्यूट है, परफॉर्मेंस का टाइम डिसाइड किया है मैंने, मुझे उसका परफॉर्मेंस लेटर ऑन करना है। लेकिन आप कहें ये 31 में जाएगा, क्यों जाएगा 31 में, इवेंट कौन सा है, अनसर्टेन थोड़ी है, सर्टेन है, मृत्यु निश्चित है, ग्रोइंग ओल्ड निश्चित है। या देन वी कैन से, मैं अगर एजेड हो जाती हूँ, 70 हो जाती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, या मैं नहीं पढ़ पाती हूँ ड्यू टू माई डिसेबिलिटीज, तो मैं आई एम रेडी टू गिव यू। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, इन केस मेरी डिसेबिलिटी हो, तो यहाँ इफ एंड बट है। अभी 100 years के लोग भी अच्छी
कर रहे हैं कई जगह एक्टिविटीज, तो वो सिचुएशन हो तो बात अलग है। तो मैंने कहा मैं तो वहां इफ एंड बट है। लेकिन अगर सिर्फ मैंने कहा 70 ईयर्स ओल्ड मैं हो जाती हूँ, तो ये एक निश्चित घटना है, सर्टेन इवेंट है। क्योंकि ग्रोइंग ओल्ड, आगे ही बढ़ेगा एक आदमी, पीछे नहीं जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, सूरज का पूरब में उगना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और आपका आगे की तरफ उम्र में बढ़ना, ये निश्चित घटनाएं हैं, सर्टेन इवेंट्स हैं। 31 इनको कवर नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो बी केयरफुल। मैंने सारे अभी 5-6 इलस्ट्रेशन डिस्कस किए, उसके बाद जब ये पूछा तो गड़बड़ हो गई ना, कहाँ जाना है हमें। इसको पॉइंट्स को बहुत क्लियरली ध्यान रखें। फ्यूचर इवेंट अनसर्टेन है कि नहीं, एकदम से क्लिक मत करो किसी जवाब पे। तो आपने पढ़ा अभी सेक्शन 31। अब इसका जो डिटेल है वो आगे हम चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैं अगले टॉपिक पे स्विच ओवर होती हूँ, ठीक है। इसमें आप 31 टू 35 तो पढ़ेंगे रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कब करनी होगी, क्योंकि कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, तो उसे पूरा कब किया जाएगा इसके बारे में नियम आपको 35 तक बताए गए हैं। और 36 जो है वो आपको बताता है समाश्रित करार, कंटीजेंट एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में बताता है। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे इन सेक्शंस को। अब अगला ले लेते हैं अपन क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे सेक्शन 68 से 72। इन्हें हम, इनके निकनेम्स हैं सेमी कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, और आपका जो बेयर एक्ट है उसमें भी आपको साफ तौर पे एक हेडिंग दिया हुआ है वहां, सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोस टू कॉन्ट्रैक्ट। कुछ ऐसे रिलेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे नजर आते हैं, रिजेंबल करते हैं, उसके जैसे लगते हैं, इन्हें हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अर्ध संविदा, सेमी या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या ऐसे रिलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे नजर आते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट वो, बिकॉज देयर इज समथिंग मिसिंग। जैसे कि आपने कल पढ़ा था सेक्शन 10 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपने क्या पढ़ा, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, है ना। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट तो था ही उसमें, तो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, ये सब भी चाहिए था। लेकिन वो सेक्शन 10 की रिक्विजिट सारी जहां कंप्लीट नहीं हो रही हैं, समथिंग इज मिसिंग देयर। मे बी प्रपोजल इज नॉट देयर, maybe acceptance is not there, maybe parties are not competent. In spite of that, that is a valid, like a valid contract, not a valid contract, like a valid contract, valid contract जैसा ही है, वैसा दिखने वाला ही है। क्योंकि वैलिड तो तब का हो गई पूरी तरीके से जबकि वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, जबकि सेक्शन 10 के सारे इंग्रेडिएंट पूरे होते हो। लेकिन सपोज अब एक माइनर है, वहां पे सेक्शन 10 में आपको क्या कहा है, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, है ना। यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बनाएगा वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है बेस्ड ऑन, ये है इक्विटी, समता का सिद्धांत। और इसकी मैक्सिम क्या बताती है, एनीवन शुड नॉट बी अलाउड, anyone should not be allowed to enrich himself, to enrich himself at the cost of another. Anyone should not be allowed to enrich himself at the cost of another. किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर धनी नहीं होने दिया जाएगा। ये है इसका बेसिस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इसका हम सेक्शन 68 से 72 5 सेक्शन है, इसमें एक सेक्शन 68 को हम लोग अभी देखेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट समझ में आए कि ये क्या है।
इस इलस्ट्रेशन में एक माइनर है 16 इयर्स ओल्ड और सप्लायर ने इसे सप्लाई की है नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ, नेसेसरीज ऑफ लाइफ। नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा सप्लायर ने क्या सप्लाई किया, नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ। तो नेसेसरीज में क्या आता है, इसमें आता है फूड, एकोमोडेशन, क्लॉथ्स, रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल थिंग। अब क्या आ गया है, अब इसके साथ साथ चीजें और क्या है, एजुकेशन नेसेसरी थिंग्स में आती है। इसके अलावा क्या आता है, मैरिज के एक्सपेंसेस, और इसके अलावा क्या आता है, फ्यूनरल के एक्सपेंसेस, अंतिम संस्कार के। तो ये किस में कवर होता है सारा। अच्छा हेल्थ तो भूल ही गई मैं, हेल्थ भी आएगा, मतलब मेडिसिन, अपन इसी से आजकल सुबह शाम हो रही है, मतलब वो था ना गाजरोमाइसिन, करिश्मा कपूर की एक मूवी, गाजरोमाइसिन मूलीमाइसिन याद है कि विटामिन भी लेने हैं तो वो फ्रूट्स लेने नहीं है, नेचुरली नहीं लेना, उसमें टैबलेट्स लेने हैं। तो हेल्थ एंड मेडिसिन भी नेसेसरी थिंग्स में आएगा। अगर सप्लायर ने ये नेसेसरी थिंग्स की सप्लाई की है या इनके लिए मनी दिया है, पैसा दिया है, क्या दिया है, या तो ये थिंग्स का सप्लाई किया, वस्तु दी, और या फिर क्या दिया, इसके लिए पैसा दिया, तो सप्लायर और इस इनकॉम्पिटेंट पार्टी के बीच में क्या अराइज हो जाएगा, एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाएगा। इलस्ट्रेशन लेते हैं अपन, जैसे एक स्टूडेंट है 16 साल का, अभी वो क्लैट की तैयारी कर रहा है और वो किसी हॉस्टल में आके रहता है, जोधपुर से जयपुर आया है और वो तैयारी कर रहा है क्लैट की, और वो एक हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है। अब इस हॉस्टल में रहने का खर्चा, फूड अकोमोडेशन दोनों उसको मिल रहे हैं। सप्लायर जो है हॉस्टल इंचार्ज, ये हॉस्टल वाला जो है उसको क्या दे रहा है, माइनर को अकोमोडेशन भी दे रहा है और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, क्लैट की तैयारी कर रहा है, 16 इयर्स ओल्ड। क्लैट में उसको कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ना पड़ता है सबसे पहले, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट वहां से शुरू हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट उसने पढ़ा और वहां पे उसकी मैडम ने उसको पढ़ाया कि भैया माइनर एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, अभी 11 तक आया वो सेक्शन 11 तक आया, और माइनर एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। उसे पता चला कि भैया कोई लीगल एक्शन बन ही नहीं सकता, एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। तो खुश हो गया बड़ा, वो कहते ना अधजल गगरी छलकत जाए, वो नहीं मामला होना चाहिए। तो वो 11 तक आते आते वो बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ और उसे पता चला माइनस एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो उसी समय अपनी बुद्धि चलाने लगा, और उसने जब ये महीना भर पूरा हुआ तो अपने सप्लायर जो हॉस्टल इंचार्ज है उससे कहा, मैं आपको खाने का और रहने का पैसा क्यों दूंगा, क्योंकि मैं तो माइनर हूं और ये एग्रीमेंट तो वॉइड है जो आपके और मेरे बीच में हुआ है, क्योंकि एक पार्टी माइनर एक मेजर है। अभी तक वो कहाँ पढ़ा था, 10 पढ़ लिया था, 11 पढ़ लिया था, तो अभी उसे क्या पता चला, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन 68 पे अभी वो आया नहीं था। तो ये हॉस्टल इंचार्ज वाला भी क्या था, LLB किया हुआ था, लॉ ग्रेजुएट था। इसने कहा बेटा अभी तूने पूरी लॉ नहीं पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, यहाँ पे 68 जो है वो इस सप्लायर को हेल्प करेगा। सप्लायर ने क्या सप्लाई किया, नेसेसरी थिंग्स सप्लाई की हैं। नाउ सप्लायर हैज अ राइट टू टेक एक्शन फॉर द रिएम्बर्समेंट ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम माइनर। सप्लायर इसका पैसा माइनर से वसूल सकता है, वाद दायर करके वो स्यू भी कर सकता है इसके खिलाफ। लेकिन यहाँ माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, कौन लायबल होता है, माइनर की प्रॉपर्टी, गार्जियन नहीं, माइनर की प्रॉपर्टी इज लाइएबल। उसकी कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका लैपटॉप उसका मोबाइल ही है चाहे, तो उस प्रॉपर्टी में से ये कौन सप्लायर जो है वो पैसे रिकवर करवा सकता है, थ्रू कोर्ट इसको एनफोर्स करा सकता है। इन दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आप नहीं कहेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इनकम्प्लीट है, पार्टी इज नॉट कॉम्पिटेंट। तो ये इन दोनों के बीच में यूं तो बनता है वॉइड एग्रीमेंट, लेकिन ये एक्सेप्शनल पोजीशन इसे क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में डालती है, अगर की सिचुएशंस क्या हो, सप्लायर ने जो सप्लाई किया वो कौन सी चीज हो,
नेसेसरी थिंग्स। अगर वो लग्जरी थिंग है तो इसमें ये कवर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अब इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडेंट ने रिस्ट वॉच ली है, वही माइनर है स्टूडेंट, वो रिस्ट वॉच लेता है एक शॉपकीपर से। यही स्टूडेंट है 16 इयर्स ओल्ड जो अभी स्टडी कर रहा है। ये एक शॉपकीपर के यहाँ जाके और क्रेडिट पर उधार लेता है ये एक रिस्ट वॉच, एग्जाम्स के लिए इसको जरूरी है। और इसका पैसा इसने कहा कि भाई जब मेरे पेरेंट्स मुझे घर से पैसे भेजेंगे तो मैं आपको ये रिस्ट वॉच का पैसा पे कर दूंगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच, इस रिस्ट वॉच सप्लाई करने वाले व्यक्ति के बीच और परचेजर माइनर के बीच में क्या एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट अराइज हुआ? तो इसे देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जो रिस्ट वॉच सप्लाई की है, क्या वो रिस्ट वॉच नेसेसरी थिंग्स में आती है? एजुकेशन में आ रहा है? आपका क्या कहना है? ऑनलाइन में क्या रिस्ट वॉच नेसेसरी थिंग्स में इंक्लूडेड होगा? No, ma'am. नेसेसिटी में नहीं आएगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या कहना है आपका रिया? मैम नेसेसिटीज में नहीं आता है, नेसेसरी में नहीं आएगा। नहीं आएगा। सुप्रिया? नो आइडिया मैम। शीला? मैम नेसेसरीज में तो नहीं है। ये बिल्कुल नेसेसरीज में आएगा, ठीक वैसे ही आएगा। एजुकेशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें बुक्स हो गए, स्पेक्स हो गए, रिस्ट वॉच हो गई, बैरेक्स किताबें, पेंसिल, ये सब चीजें नेसेसरी थिंग्स में आ रही हैं। वो तो करेगा, लेकिन एग्जाम के लिए उसे रिस्ट वॉच तो एजुकेशन में आ रही है ना, वहां का हम मना कर सकते हैं अपन? Yes, this is included in the definition of education criteria. So this is necessary thing. वो सप्लाई की, लेकिन इशू क्या हुआ यहाँ पे? ये जो रिस्ट वॉच उसने सेलेक्ट की थी, ये गोल्ड की रिस्ट वॉच जिसमें डायमंड लगे हुए थे। अब ये नेसेसरी नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? लग्जरी थिंग्स में आ गया। अब सप्लायर को रेमेडी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कवर होता है? केवल नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ कवर होती हैं। क्लियर है? तो अगर सप्लायर ने क्या सप्लाई किया है? नेसेसरी थिंग्स ऑफ लाइफ सप्लाई की है, या इनके लिए मनी दिया है, पैसा दिया है उधार, तो यहाँ पर सेक्शन 68 इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज कर देगा, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। माइनर जो है वो लायबल होगा, पर्सनली लायबल नहीं होगा, इसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। यहाँ और भी ध्यान रखिए कि माइनर या अनसाउंड माइंड भी इसी में आ जाएगा, वो भी इनकॉम्पिटेंट पार्टी होता है। अनसाउंड माइंड या माइनर ये इनकॉम्पिटेंट पार्टीज जिनको कि सप्लायर ने सप्लाई किया, प्लस इन पे डिपेंडेंट लोग जो इन पे निर्भर हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कौन लोग शामिल हैं? जो इन पे निर्भर हैं। जैसे मान लीजिए माइनर के साथ इसकी फैमिली में एक विडो मदर है और एक सिस्टर है, ये 3 लोग हैं। सिस्टर एल्डर है, लेकिन वो माइनर पे डिपेंडेंट है, दोनों महिलाएं, क्योंकि ये लड़का काम करता है और अपनी इनकम से घर को चलाता है। तो एक तरह से माइनर पे डिपेंडेंट हो गए इसके फैमिली वाले, इसकी मदर भी और सिस्टर भी। अब इन लोगों ने अगर ग्रोसरी वाले से कुछ सामान लिया है उधार, ग्रोसरी मर्चेंट से कुछ अगर लिया है, तो वो किस में आ गया? नेसेसरी थिंग्स में आ गया। तो यहाँ माइनर या तो इनकॉम्पिटेंट पार्टी, माइनर अनसाउंड, उनको सप्लाई किया जाए, या उन पर डिपेंडेंट लोगों को भी अगर सप्लायर ने सप्लाई किया है नेसेसरी थिंग्स, तो सेक्शन 68 उनको लायबल बनाएगा। दिस इज नॉट अ वॉइड एग्रीमेंट, दिस इज क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। अब प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैसे फॉलो हो रहा है? देखिए, एक तो सप्लायर मदद कर रहा है, फूड अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, और फिर ये बच्चा क्या करे? अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठाए और कहे कि आई एम नॉट बाउंड टू पे। ये तो गलत हो जाएगा ना। तो किसी को भी दूसरे का फायदा उठाने नहीं दिया जाएगा।
इस बेसिस पर है आपका ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं कि नेसेसरी थिंग्स होनी चाहिए, सप्लाई किसको किया है, क्या किया है, अकॉर्डिंगली ही लायबिलिटी अराइज होगी। तो ये पर्टिकुलर 5 सेक्शन है 68 से 72, जिनमें की वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह सारे असेंशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, देयर इज समथिंग मिसिंग, दैट्स व्हाई ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लायबिलिटी अराइज करता है। इसे हम कहते हैं सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। लायबिलिटी तो सेम वैसे ही होती है जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती है। बताइए कोई सवाल? अगले टर्म पे चलते हैं। अभी तक मैम अपन ने नेसेसरीज को नेसेसरीज कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि फंडामेंटल मतलब थिंग्स कौन सा? विदाउट नेसेसरी थिंग्स उसे कहेंगे आप वो फंडामेंटल चीजें जिनके बिना लिवलीहुड इज नॉट पॉसिबल। जीवन के गुजारा करने के लिए हमको जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें नेसेसरी थिंग्स में लिया गया है। जैसे अब वो माइनर अपनी बड़ी बहन की शादी करेगा, चाहे वो बड़ी सिस्टर है, लेकिन डिपेंडेंट उसी पे है। वो क्या कर रहा है, कुछ कर्जा ले रहा है, 2 लाख रुपए उधार लिए उसने किसी क्रेडिटर से कि मुझे अपनी एल्डर सिस्टर की मैरिज करवानी है। ये भी नेसेसरी थिंग्स में कवर हो जाएगा, क्योंकि वो एल्डर सिस्टर किस पे डिपेंडेंट है, उस माइनर पे डिपेंडेंट है। तो नेसेसरी थिंग, फ्यूनरल का एक्सपेंसेस, मैरिज का एक्सपेंसेस। अब नाउअडेज थोड़े केस लॉस के जरिए इसको वाइडर भी करते जा रहे हैं। जैसे एजुकेशन आया तो इन्होंने कहा नहीं साहब, फिजिकल हेल्थ आया तो इन्होंने कहा फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। उसके लिए भी अगर कोई एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, सप्लाई किया गया है, तो वो नेसेसरी थिंग्स में आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केस लॉस के थ्रू इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है और उसके क्राइटेरिया को और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो बेसिक नेसेसरीज मतलब बेसिक चीजें जिनके बिना एक व्यक्ति का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन को भी डालेंगे अपन, क्योंकि एजुकेशन के बिना क्या लाइफ हुआ, है ना? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब अपन आगे चलते हैं। आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हुई शीला। यस मैम। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर की एग्रीव्ड पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करवाते तो कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन एज वैलिड। विकल्प है यहाँ, ऑप्शन है यहाँ। किसके पास ऑप्शन है? एग्रीव्ड पार्टी के पास। एग्रीव्ड क्यों कह रहे हैं हम एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को? क्योंकि उसका कंसेंट फ्री नहीं है, कहीं ना कहीं उसके साथ कोई धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसे कोर्जन का यूज करके कंसेंट लिया गया है, डराकर धमकाकर, या अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज हुआ है, या मिस रिप्रेजेंटेशन है। ये आप पढ़ेंगे कहाँ? सेक्शन 15, 16, 17, 18, ये आप पढ़ेंगे। जहां कंसेंट फ्री नहीं है, या तो कोर्जन से इफेक्टेड है या अनड्यू इन्फ्लुएंस से इफेक्टेड है, जहां कहीं फ्रॉड है सेक्शन 17 या मिस रिप्रेजेंटेशन 18, इनमें से कोई एलिमेंट मौजूद होता है और कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ली जाती है। जैसे फादर जो है, उनसे किडनैपर ने कहा, किडनैपर ने क्या किया, बच्चे का किडनैप कर लिया और फादर से कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए बहुत लेस कंसीडरेशन में। तो यहाँ पर किडनैपर के नाम पे एक डॉक्यूमेंट फादर ने साइन करके दे मैम दिया ये कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन है? वॉइडेबल आपको 2I में मिलेगा, जहां तक मेरे को याद है। एक बार और देख लो, बैरेक क्रॉस चेक कर लो। देखो 2I है, यस मैम।
Yes, ma'am, 2I. तो यहाँ पे क्या हुआ, किडनैपर जो है उसके और फादर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किडनैपर कोर्जन का यूज कर रहा है। यहाँ किडनैपर ने किसका यूज किया, सेक्शन 15 का, कोर्जन का, उत्पीड़न। किडनैपर ने फादर से कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दीजिए, अदरवाइज आपके बेटे की जान को खतरा है। अब किडनैपर ने एक ऑफेंस तो कर दिया इसको किडनैप करने का, और थ्रेटनिंग और दे रहा है मर्डर की। तो फादर ने डर की वजह से प्रॉपर्टी जो है वो किडनैपर के नाम पे कर दी। अब ये फादर ने जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया कि इस प्रॉपर्टी का मालिक अब से कौन है, ये के नाम का व्यक्ति है, तो सिग्नेचर ये फादर ने कैसे किए, क्या इनकी फ्री कंसेंट है? किससे इफेक्टेड है इनकी कंसेंट? कोर्जन से, डराकर धमकाकर कंसेंट लिया गया है, फ्री कंसेंट इनका नहीं है। ये अपनी इच्छा से थोड़ी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें डराकर धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट ली जा रही है। दिस इज इफेक्टेड बाय कोर्जन सेक्शन 15। उसका इफेक्ट क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल। यानी कि अब जब बच्चा आ गया वापस पिताजी के पास, अब इन पिताजी के पास विकल्प है कि वो क्या कर सकते हैं, या तो चुपचाप बैठ जाए कि रहने दो भैया ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कुछ नहीं करना, इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इस वजह से कि उस किडनैपर ने जो यूज किया मोड या मींस जो यूज किए दैट इज इलीगल, उस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं हो गया। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट unless and until aggrieved party don't want to take action। अब यहाँ अगर एग्रीव्ड पार्टी एक्शन लेना चाहती है, नहीं साहब मेरा बच्चा भी है, मेरे पास आ गया, सुरक्षित है, मैंने अपने जीवन भर की जो पूंजी, अपनी जो प्रॉपर्टी कमाई हुई है उसको भी मैं वापस लेना चाहता हूँ, ही वांट टू टेक एक्शन, और उसका कहना यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए, वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ही कैन यूज दैट ऑप्शन, वो अपने इस ऑप्शन का इस्तेमाल करता है। वो कहता है वैलिड नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, इसे आप वॉइड डिक्लेयर करें। तो वॉइडेबल का मतलब क्या हुआ, जहां पार्टी के पास रास्ता है, विकल्प है, वो चुन सकता है, दो में से एक रास्ता चुन सकता है। या तो वो कह सकता है इट विल रिमेन एज वैलिड, वैलिड रहने दो, क्या पता कोई दोबारा किडनैपर आके परेशान करे, बच्चा आ गया वही मेरी दौलत है, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन हो जाएगा, किडनैपर हो जाएगा। वैलिड डिक्लेयर कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगेन एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सेंटेंस, सो लिसन केयरफुली। आपको वॉइड डिक्लेयर करवाना है तो आपके पास रास्ता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, वहां आपको साबित करना होगा, बिकॉज दिस इज अ सिविल केस, सिविल मैटर्स है। तो वादी यहाँ पे कौन है, फादर। प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है सिविल मामलों में, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, तो वो ये साबित करेगा कि मेरी सम्मति स्वतंत्र नहीं थी, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, तो इसे वॉइड डिक्लेयर करो और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दिलवाओ। तो इसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आप 2I के अलावा यहाँ पे इन सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा आप पढ़ेंगे सेक्शन 19, 19A, आप पढ़ेंगे सेक्शन 55। ये सारे सेक्शंस में आप क्या पढ़ने वाले हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता, क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनोलॉजी के लिए ही अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना है। अभी तक क्या क्या टर्म अपने को आ गई हैं, एक तो हमें एग्रीमेंट समझ में आया है। एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में है, एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में है, मैम 2E। सेक्शन 2E एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है, 2H। 2H 2H। सही है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है, हम 2I। 2I। प्रपोजल कहाँ पड़ा था, 2A। 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 एक्सेप्टेंस कहाँ पड़ा था, हम 2A। 2A में एक्सेप्टेंस नहीं है, 2A में तो केवल प्रपोजल है। एक्सेप्टेंस कहाँ है, 2B। हम 2B। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी कहाँ पड़ा है,
2C, ma'am. 2C 2C में प्रॉमिस कहाँ पढ़ा है? 2B. मैम 2B 2B. कंसिडरेशन कहाँ पढ़ा है? 2D. मैम 2D. 2D है ना? तो हमने अभी जो पढ़ा क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा 68 से 72 ये सेक्शन कवर होते हैं, जिसमें से एक 68 आपने देखा। हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसमें 31 में डेफिनेशन अपन ने देखा। अपन ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसके बारे में 2H के अलावा एसेंशियल एलिमेंट कौन से सेक्शन में पढ़े थे? Section 10. सेक्शन Section 10 10 में. सेविंग क्लॉज सेक्शन 10 में कहां बताया गया है? पैरा नंबर 1 या 2? पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 1 में क्या बताया है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कंडीशंस, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा वो आपको सेक्शन 10 के पैरा नंबर 1 में बताई गई है। गॉट इट? तो आपने अभी तक पढ़ा एग्रीमेंट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब मैं आपसे पूछूं ये वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है? और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये हम पढ़ चुके हैं, जिन टर्म्स को आपने पढ़ लिया है ना उन्हीं में से हैं ये। Ma'am, is it promise? प्रॉमिस? Because the proposal was accepted. नो। मैम ऑप्शंस 2E agreement. ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्ट, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Contract is the right answer. Valid agreement is equal to contract. Valid agreement का मतलब यहाँ पे दूसरे तरीके से क्या है कि जहां all the essential elements agreement के साथ इन्होंने क्या जोड़ दिया? Valid means इसने प्लस क्या कर दिया यहाँ? सेक्शन 10। सो अगर यहाँ पे वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट, दोनों सेम है। मैम बट अग्रीमेंट तो enforceable by law नहीं होता ना. हाँ हाँ बिल्कुल, टर्मिनोलॉजी जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वो वही बताती है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन उसको अगर हम कहें वैलिड वर्ड जोड़ देने का मतलब ये है कि वो वैलिड का मतलब एनफोर्स करा सकते हो आप उसको, अदरवाइज वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट कहलाएगा। तो एग्रीमेंट का क्राइटेरिया इज डिफरेंट, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल ऑलवेज। वैलिड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर द इक्वल टर्मिनोलॉजीज। कई एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी ऐसे घुमा भी देते हैं, इंटरव्यू में घुमा देते हैं। सो यूं तो आपसे इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक बार को बेसिक्स, आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही देंगे वो, तो ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू तक भी कोई सवाल इस तरीके का आए तो आप लोग जवाब देने में सक्षम हो, तो बी केयरफुल रिस्पॉन्स देते समय। अब हम बात करते हैं इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में आपको बताया गया है सेक्शन 23 एंड 24। यहां बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, और इस बारे में इन्होंने क्या कर दिया, 6 बातें हमें बता दी, 6 पॉइंट्स यहाँ सेक्शन 23 में आपको बता दिए। इन्होंने कहा अगर कोई काम प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगर लॉ ने क्या किया है, कोई काम करने से मना किया हुआ है और फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, तो वो इलीगल ही है। लॉ ने कहा पार्टनरशिप एक्ट में कि पार्टनरशिप करना चाहते हो, फर्म के रूप में काम करना चाहते हो, नो इश्यूज, फर्म बनाइए, काम करिए। लेकिन एक व्यक्ति को एक्साइज एक्ट के अकॉर्डिंग एक लाइसेंस दिया गया कि भाई वो जो ये
अल्कोहल वगैरह है ये सेल कर सकता है, लेकिन उसको ये कहा गया कि लाइसेंस आपके नाम पे दिया जा रहा है, आप इसे किसी को लीज पे या पार्टनरशिप में नहीं लेंगे, साथ में पार्टनरशिप नहीं करेंगे किसी के साथ। यूं तो पार्टनरशिप करने को कोई मना नहीं कर रहा, आपको पार्टनरशिप एक्ट ने इजाजत दी है, लेकिन अभी यहाँ एक्साइज वालों ने मना कर दिया कि आपके नाम पे लाइसेंस इश्यूड है, ओनली यू आर अलाउड टू डू दिस बिजनेस, आपको पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी उसने किसी के साथ पार्टनरशिप फर्म बना ली है। अब ये जो इसने फर्म बनाई और पार्टनरशिप डीड बनाई है, ये डीड क्या कहलाएगी? इल्लीगल कहलाएगी, क्योंकि दिस वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। लॉ ने मना किया था ऐसा काम करने के लिए कि आप पार्टनरशिप में काम नहीं करेंगे। अब इन्होंने जो काम कर लिया वो कौन सा हो गया? इल्लीगल। दिस इज इल्लीगल एग्रीमेंट। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर ये ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हो, डिफीट जो करे, defeat any other provisions of law, अगर वो किसी दूसरे लॉ को डिफीट करने वाला हो, मतलब अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टीज को फ्रीडम देता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, बट इट डजंट मीन कि आप किसी और कानून का ध्यान नहीं दोगे। जैसे हिंदू लॉ ये कहता है कि एडॉप्शन डीड में कंसीडरेशन नॉट अलाउड। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को गोद दे रहे हैं, एडॉप्शन में दे रहे हैं, तो उसके बदले वो पैसा नहीं लेंगे एडॉप्टिव पेरेंट्स से, नेचुरल गार्जियंस पेमेंट नहीं लेंगे कोई। अब यहाँ पे अगर मान लो उस बच्चे के बदले में जो पेरेंट्स हैं, उसके एडॉप्टिव पेरेंट्स, वो इकोनॉमिकली साउंड है, वो हेल्प करना चाहते हैं नेचुरल गार्जियन की, जो बच्चे को गोद दे रहे हैं, कि भाई ये इनका सर्वाइवल ठीक से हो जाए, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? उनको पैसा देना चाह रहे हैं उस बच्चे के बदले में। लेकिन तो एक तरीके से इट्स सेलिंग ऑफ चाइल्ड, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ चाइल्ड, दैट इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया? उस बच्चे के बदले में पेरेंट्स ने, दोनों ने, एडॉप्टिव और नेचुरल पेरेंट्स ने पैसा लेने और देने की बात तय की। तो अगर ऐसा तय करते हो, जबकि वो दोनों के बीच में फ्री कंसेंट है, पार्टीज के बीच में, लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं, देने वाले को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉ को आप डिफीट कर दोगे, आप ऐसा करके क्या करोगे? हिंदू लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करोगे। तो ऐसा कोई काम अलाउड नहीं किया जाएगा जो अदर लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करने वाला हो, निरस्त करने वाला हो, और वो कहलाएगा इलीगल एग्रीमेंट। तीसरी बात इन्होंने कही, अगर ये फ्रॉडुलेंट हो, उसकी ग्रेविटी यहाँ पे हाई कर दी। इन्होंने कहा अगर यहाँ पे कोई लोग दूसरे को धोखा देने के लिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेशंस जो दिए हैं, इन्होंने कहा अगर एक रेलवे कंपनी ने ये कहा कि भाई आप हमारे यहाँ टेंडर फिल कर सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि उस टेंडर में यहाँ हमारी रेलवे कंपनी के एम्प्लॉयज शामिल नहीं होंगे, मतलब आप अगर हमारे रेलवे में काम करते हो तो आप इस टेंडर को नहीं भर सकते। अब सपोज मैं उस रेलवे कंपनी में काम करती हूँ, मुझे ऐसा सारा इनसाइड स्टोरी भी मुझे पता है, मुझे लगता है ये टेंडर अगर मेरे फेवर में हो गया तो इट्स गुड एंड बेनिफिशियल, सो आई वांट टू टेक द बेनिफिट, बट आई एम नॉट एबल टू फिल दिस फॉर्म। सो मैंने आपको पिक्चर में आगे किया, मैंने कहा रिया इस फॉर्म को भर देंगी, इन फ्रंट रिया के नाम पे टेंडर भरा जाएगा, लेकिन अगर ये टेंडर पास हो जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बैक साइड में मैं डील कर रही हूँ, सारा का सारा प्रॉफिट्स मैं ले रही हूँ। तो ये रिया और मेरे बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको आप क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, लीगल एग्रीमेंट कहेंगे, क्योंकि आप किसी कंपनी को क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। So if it is fraudulent, then this is also called illegal agreements and not enforceable. अगर ये हार्म पहुंचाने वाला हो, इंजरी पहुंचाने वाला हो, किसको इंजरी पहुंचाने वाला हो? किसी की बॉडी को, किसी की प्रॉपर्टी को, या किसी की गुडविल को। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, या व्यक्ति को, या उसकी प्रॉपर्टी को, या उसकी गुडविल को हार्म पहुंचाने वाला कोई एग्रीमेंट है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। ए ने बी से यहाँ पे कहा कि भैया आपको क्या करना है? सी की
हड्डियां तोड़नी है, सी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचानी है। अब उसके बदले मैं आपको क्या करूंगा, 50,000 रुपए दूंगा। बी ने यहाँ पे ये काम कर दिया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई है सी को। उसके बाद ये पैसा लेने ए के पास आता है, ए डिनाइड, ए ने मना कर दिया। बी हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ए दैट दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसने जो कहा था मैंने किया, लेकिन ये मुझे पैसा नहीं दे रहा है। ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा एग्रीमेंट है, इलीगल। यहाँ क्या किया जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाया जाने का एग्रीमेंट किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारे सोसाइटी के मॉरल्स को, हमारे सोसाइटी के नियमों को इफेक्ट करने वाला हो, मॉरलिटी को इफेक्ट करने वाला हो, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा, जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इमोरल है। इमोरल एग्रीमेंट्स जो सोसाइटी पे विपरीत प्रभाव डालते हो, जैसे अगर कि एक महिला कोई मकान लेती है किराए पर, लैंडलॉर्ड से उन्होंने कोई मकान लिया है, लेकिन वो अपनी इमोरल एक्टिविटीज के लिए उन्होंने उस मकान को हायर किया है, तो वो सोसाइटी में क्या होगा, इमोरलिटी को बढ़ाने वाला होगा। लैंडलॉर्ड, इफ लैंडलॉर्ड इज अवेयर अबाउट द इमोरल एक्टिविटीज ऑफ दैट टेनेंट लेडी, then that is illegal agreement not included in a valid contract, because ये सोसाइटी में क्या करेगा, इमोरलिटी को इंक्रीज करेगा। इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें कोर्ट ने इमोरल डिक्लेयर किया हो, या जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, इसे भी इलीगल माना जाता है। इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है यहाँ घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। इस मामले में पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया गया था। कोर्ट ने यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी को नाम दिया था अनरूली हॉर्स, बिना लगाम का घोड़ा। जैसे बिना लगाम का घोड़ा या अनरूली हॉर्स की सिचुएशन क्या होती है, मतलब वो कहीं भी भागेगा, कहीं भी दौड़ेगा। लाइक पब्लिक पॉलिसी का भी यही सीन है कि वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। हो सकता है कोई चीज प्रीवियस सर्कमस्टांसेस में हमारी सोसाइटी में परफेक्ट नहीं हो, फिट ना हो, तब वो गलत समझी जाती हो, लेकिन आज वही चीज हमारी सोसाइटी में सही समझी जा रही हो। डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी। महिलाओं की सिचुएशन पहले अलग थी तो अलग कानून बने, आज डिफरेंट सिनेरियो है पूरा। तो जैसे जैसे समय बदलेगा, कानून की आवश्यकता के अनुसार पब्लिक पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी, और जो बात लोगों के विपरीत होगी, जनता के अगेंस्ट में जाके होगी, उसको इलीगल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी में लिया जाएगा। इसमें अब 10-15 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिन्हें कि मैं आपको इस चैप्टर के दौरान नोट कराऊंगी। अभी चूंकि अपन ब्रीफ में चल रहे हैं, आउटलाइन बता रही हूँ मैं आपको, तो एक छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, एक आप किसी एग्जाम में इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, और आपका कहना यह है कि साहब मैंने प्री क्लियर कर लिया, आरजेएस का मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन हमने सुना इंटरव्यू के टाइम पे तो जो है वो इतने इतने लाख रुपए लगेंगे तब जाके कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। ऐसी कुछ फालतू लोगों ने आपके दिमाग में बात डाल दी। तो ये अगर हम कोई पोस्ट खरीदते हैं किसी प्रकार का पैसा या रिश्वत देके, तो दिस इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ये बाकी लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। ऐसे ही जुडिशियल ऑफिसर अगर अपना जजमेंट चेंज करे, एडवोकेट अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म न करे, या कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपॉइंट करते समय उसका एक्सप्लॉयटेशन करने वाली टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन कर देता है, ये सारे कौन से उदाहरण हैं जो पब्लिक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल दे, है ना। तो ऐसी कोई भी बात जो कि पब्लिक पॉलिसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है,
वो इलीगल में आएगी, वो इलीगल एग्रीमेंट कहलाएगी। तो ये 6 कैटेगरीज आपको बताई गई हैं सेक्शन 23 में, उसे इलीगल कहा जाता है। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट क्या होता है, वो वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स। इलीगलिटी का इफेक्ट क्या होगा, है ना, वो इफेक्ट होगा उसका कि उसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कहलाएगा वॉइड एग्रीमेंट। सो अगर मैं ये कहूं कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, दिस इज ओके, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। आप पढ़ेंगे सेक्शन 2G वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, क्या लिखा है वहां, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें कि लॉ के थ्रू एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 2H का ऑपोजिट, सेक्शन 2H का ऑपोजिट, 2H क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। चलो 2 मिनट का रैपिड फायर राउंड करते हैं, स्पीडी वे से जवाब देना है, सेक्शंस के लिए टाइम नहीं दूंगी आप लोगों को, ओके। जल्दी जल्दी बताइए, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, जिसको भी आ जाए वो बोल देना, मुझे आवाज से समझ आ जाएगा कौन जवाब दे रहा है। चलिए बताइए, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कहाँ है, 31. कौन सा, From section 31. 31। 31. क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, 68 to 72. ओके। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 2I। 2I. एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन 2 Ma'am, B, 2B. B. बिल्कुल सही। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी 2C। Ma'am, 2C. कंसीडरेशन का लेटेंट टर्म Quid pro quo. क्विड प्रो क्यो। Quid pro quo. कॉन्ट्रैक्ट किन 2 लेटिन शब्दों से मिलके बना है, कॉन प्लस ट्रा हेयर। एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10। Ma'am, section 10. हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन बताता है, Ma'am, section 11. सेक्शन 11 इज द राइट आंसर। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 10 इज द राइट आंसर। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सेक्शन 10 बताता है। हु इज कॉम्पिटेंट 11 बताता है। रिमेंबर दीज थिंग्स। अनसाउंड माइंड कहां बताया गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड 12, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट्स 23 Ma'am, अभी पढ़ा। 23 and 24. इलीगल एग्रीमेंट्स का इफेक्ट 2G वॉइड एग्रीमेंट्स। 20. सेक्शन 15 का इफेक्ट Voidable. Ma'am, 19. वॉइडेबल होगा 2I, और कहां बताया गया है ये, सेक्शन 19. 19। 19A 16 के इफेक्ट को बताता है, सेक्शन 16 बताएगा 19A के इफेक्ट को बताएगा। अच्छा ये बताइए कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में कौन सा सेक्शन है, व्हाट इज द एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, कहां Ma'am, तक ये section एक्ट 1. लागू है, सेक्शन 1। Ma'am, section 1. डेट ऑफ असेंट क्या है और एनफोर्समेंट, पहले असेंट बताइए, असेंट का डेट क्या है, Ma'am, 25th April 25 अप्रैल 1872. बताया था आपको मैंने, और एनफोर्समेंट का डेट क्या है, 1 Ma'am, सितंबर। 1st September.
टोटल कितने सेक्शन बताए थे मैंने इस यहाँ पर? 266. 266. कौन से चैप्टर को रिपील किया गया है? कौन कौन से चैप्टर्स को रिपील किया गया है? Chapter 7 and 7 11. चैप्टर 11. नंबर 7 और 11. लास्ट वाला 11. चैप्टर नंबर 11. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. एक दो एग्रीमेंट्स और जानने हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं. अभी हमने पढ़ा इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में. अब आपको बताती हूँ वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में. वॉइड एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में कौन सा सेक्शन है? मैंने आपको बताया 2G, जो किसका ऑपोजिट है? 2H का. अब ये वॉइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से हैं, ये लिस्ट देखिए. सेक्शन 11, 12, 20, Ma'am, 21, 21, 23 23 to to 30, 30, 36, 36, 51, 56, 1, 57 57, 58. और 58. देखिए इसमें 11 और 12 की जो पोजीशन है उसको एक्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है वॉइड. उसको कहाँ डिक्लेयर किया गया है? बाय जुडिशियल प्रेसिडेंस उसको क्या किया गया है? वॉइड डिक्लेयर किया गया है. एक्ट ने जो डिक्लेयर किए हैं वो कहां से है? ये आपका 20 से स्टार्ट है. मैंने आपको बताया था माइनर इनकॉम्पिटेंट है उसके एग्रीमेंट वॉइड होते हैं. यहाँ ये कौन सा केस था? मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष. इस मामले में जुडिशरी ने, प्रीवी काउंसिल ने आपको ये प्रिंसिपल दिया, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट जो था उसका फंक्शनिंग नहीं था, वहां प्रीवी काउंसिल जाना पड़ता था फाइनल अथॉरिटी के लिए. तो प्रीवी काउंसिल जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने हमें ये प्रिंसिपल लेट डाउन करके दिया कि माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो. एब इनिशियो मींस फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से. तो ये एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर बाय द एक्ट नहीं है. तो आपको क्वेश्चन केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अकॉर्डिंगली आपको जवाब देना है. अगर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स पूछे हैं देन आप 11 से लिस्ट चालू कर सकते हैं. तो 11 में आप पढ़ते हैं इनकॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में, कौन कौन सी पार्टी इनकॉम्पिटेंट है. और 12 में आप पढ़ते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अगर जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखेगा, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा. 20 में आप पढ़ेंगे बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में. जहां पार्टीज की मिस्टेक हुई है, कौन सी? फैक्ट की, तथ्य की. वो भी कौन सी? बायलेटरल. बायलेटरल का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हुई है. 21 में आप पढ़ेंगे अगर फॉरेन लॉ से रिलेटेड मिस्टेक है, मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ, तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है. 23 में इलीगल एग्रीमेंट और 24 में पार्टली इलीगल एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है. 25 में आपको बताया गया है अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा. इफ देयर इज नो कंसीडरेशन दैट वुड बी अ वॉइड एग्रीमेंट. 26 आपको बताता है रेस्ट्रेंट टू मैरिज. अगर मैरिज में रेस्ट्रेंट डाली गई है किसी के, जो कि मेजर है, उसे मैरिज करने से रोका जा रहा है, ऑब्स्टेकल डाली जा रही है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है. 27 बताता है अगर किसी को बिजनेस या ट्रेड या ऑक्यूपेशन करने से रोका जाता है, रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है. किसी को व्यापार करने से रोका जाता है. 28 बताता है लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में, कि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई इंटरफेयर किया गया है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा. 29 बताता है अगर अनसर्टेन मीनिंग है, कोई मीनिंग या अर्थ निश्चित नहीं है,
तो वो एग्रीमेंट ही बनाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। 30 बताएगा वेजरिंग एग्रीमेंट्स के बारे में, बाजी के करार, जो आपको थोड़े बहुत वैसे लगेंगे जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, तो हम आगे इसका डिफरेंस भी देखेंगे 30 और 31 का। तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स 30 में बताए गए हैं। 36 में कंटिंजेंट एग्रीमेंट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा, कंटिंजेंट एग्रीमेंट होता है जो इम्पॉसिबल इवेंट्स पर बेस्ड होता है, क्योंकि अभी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ चुके हो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर इवेंट की बात करता है। तो वो इवेंट अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो, कौन सा इवेंट हो? इम्पॉसिबल, जिसका होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे इवेंट पर बेस्ड अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो 36 में जाता है, वो कंटिंजेंट एग्रीमेंट कहलाता है, वॉइड होता है। सेक्शन 56 क्लॉज 1 में आपको बताया गया है कि जहां कोई ऐसा काम करने का एग्रीमेंट है जो इम्पॉसिबल है करना, इम्पॉसिबल टू डू, इम्पॉसिबल इवेंट आता है 36 में, इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में बात आती है 56(1) में। जैसे देखो, मैं आपसे अगर कहूं, अगर मैं आपको कहूं अगर आप आसमान से तारे तोड़ लाएं तो आई एम रेडी टू गिव यू माई सो एंड सो प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू, इम्पॉसिबल वर्क। किसमें जाएगा? 56(1) में। दिस इज वॉइड एग्रीमेंट, बिकॉज आपसे क्या कहा जा रहा है? ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है जो करना पॉसिबल नहीं है। 36 क्या कहता है? ऐसे इवेंट, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है वो इवेंट हैपनिंग होता है कि नहीं। अगर कल सूरज पश्चिम से उगा तो, अब इसमें अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ करने को नहीं कहा, मैंने आपको कहा अगर वो घटना घटित होती है तो, सूरज अगर पूरा पश्चिम से उगता है तो, दिस इज व्हाट, आपको कुछ नहीं करना था, उसमें इवेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, और इवेंट कौन सा है? असंभव, इम्पॉसिबल। तो कहां जाएगा? 36। इसको आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे हम लोग इन पर्टिकुलर सेक्शंस पे, अभी मैं आपको आउटलाइन दे रही हूँ इसलिए ब्रीफ में ले रही हूँ। तो हमने बात की 36, 56(1) और 57 और 58 आते हैं ऑल्टरनेटिवली इलीगलिटी जहां इफेक्टेड हो, है ना, इधर और या तो इलीगल एक्ट करने की बात हो या लीगल एक्ट करने की बात हो। तो इलीगल एक्ट करने की जो बात होगी उसको अपन क्या करेंगे? स्ट्राइक ऑफ करेंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। जैसे या तो चावल सप्लाई करे कोई और या अफीम सप्लाई करे, तो अगर वो चावल सप्लाई करता है दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अफीम या इलीगल ऑब्जेक्ट सप्लाई करता है दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। तो वो पार्टली अनलॉफुल की बात करता है, ये 57 और 58 में पढ़ेंगे आप। ऑल दीज आर वॉइड एग्रीमेंट्स जिनका की इन पर्टिकुलर सेक्शंस में मेंशन किया गया है, और ये एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं। सो अगर मैं ये बात कहूं कि ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, इज इट राइट? मैंने क्या कहा? ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सही है ये बात, क्योंकि ये इलीगल थोड़ी है, ये सारे 23 को छोड़ दो, 23 और 24 को छोड़ के बाकी सारे इलीगल थोड़ी है, वो तो वॉइड है, ये सारे तो वॉइड है। इसमें से इलीगल कौन सा है? 23 एंड 24, दीज आर ओनली इलीगल। So all void agreements are not illegal. लेकिन अगर हम ये कहें all illegal agreements are void, all illegal means 23 and 24, these are also void. This is true. So we can say yes, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. Illegal केवल कौन से हैं? 23 and 24. क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स की। अब इसमें छोटी छोटी सी और बस चीजें यूं रह जाती हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेड मींस जहां परफॉर्म कर लिया दोनों पार्टीज ने। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस। एग्जीक्यूटरी मींस परफॉर्मेंस इज रिमेनिंग फ्रॉम वन साइड, जहां एक पार्टी की तरफ से परफॉर्मेंस रिमेनिंग है वो एग्जीक्यूटरी, जहां दोनों की तरफ से परफॉर्म हो गया एग्जीक्यूटेड।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये अपन समझते हैं। एक्सप्रेस जहां पे रिटन या वर्बल किया गया, सब्जेक्टिव थ्योरी। ऑब्जेक्टिव थ्योरी आपने पढ़ी है, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस के साथ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है बाय वे ऑफ कंडक्ट, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म और समझ लो। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? यूं तो वो एनफोर्सेबल है, all the essential elements of valid contract are existing there, that is enforceable contract, but due to some technical defects we are not able to execute or perform that contract. As suppose registration was required there, signature of witnesses was required there, it should be in written form and registered, but it is not registered, so we cannot perform this contract. You cannot take any remedy because that is not enforceable, because iska requisite tha, it should be in written form, it should be registered, signature of witnesses was required, but you didn't do that, so that is not enforceable due to these technical defects. And when you are going to remove these technical defects, as तो वो एनफोर्सेबल हो जाएगा, अनएनफोर्सेबल की जगह वो क्या हो जाएगा? एनफोर्सेबल हो जाएगा। आपने उसे रिटर्न रजिस्टर्ड करा लिया, विटनेसेस के सिग्नेचर, स्टैंप लगना था, ये 100 रुपए के एफिडेविट पे होना था, जो जो रिक्विजिट्स थी उसकी वो आपने कंप्लीट कर ली, दैट इज नाउ एनफोर्सेबल। क्लियर? सो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, और ये अपना 3 डेज में जाके एक आउटलाइन कंप्लीट हुआ है। नाउ आई कैन से कि वी कैन स्टार्ट आवर सब्जेक्ट। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रपोजल। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रपोजल क्या होता है, उसके ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके का प्रपोजल होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजल, एंड इसके अलावा इसका कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन जो सेक्शन 4 और 5 में दिया गया है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 2A, सेक्शन 4, सेक्शन 5। 2A क्योंकि इन डेप्थ हम लोग बुक से पढ़ेंगे, है ना, तो आपको अगर कुछ मटेरियल ऑलरेडी है तो आप पढ़ के आइए, आपके पास जो भी किताबें हो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर अच्छा लगेगा, जब क्लास में आप पढ़ेंगे तो कुछ क्वेरीज होंगे आपके पास। दूसरा, आपको मैं भी कुछ नोट्स जो हैं वो आज व्हाट्सएप कर दूंगी या मेल कर दूंगी, जिससे कि आप उसको कल क्लास में आए तो उससे पहले पढ़ के आए, तो ये चैप्टर ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है ना। कल स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, लेकिन जितना अभी तक पढ़ा है वो सब आप पढ़ के आइएगा। अपन क्लास के बीच में जैसे ही हमें टाइम मिलेगा कि अब हम यहाँ पे क्वेरीज का राउंड रख सकते हैं, तो हम क्वेश्चन एयर राउंड रखेंगे। उन सब में से जितना हमने पढ़ लिया है सेक्शन समेत आपको याद करके आना है। डेफिनेशंस भी जो हमने पढ़ ली हैं वो भी आप याद करके आइए। मैं क्लास में सुन सकती हूँ 2A बताओ भाई सुप्रिया, एज इट इज वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट वो डेफिनेशन अभी तक जो पढ़ी है टफ नहीं है, इसलिए आई कैन से कि वो आपको याद हो जानी चाहिए। तो जो जो अपन ने अभी तक डेफिनेशंस पढ़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइड एग्रीमेंट की, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, ये सब आपको पढ़नी है। ओके ओके, एक चीज रह गई, मिस हो गई इस चैप्टर में, दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी हमें कल पढ़ना पड़ेगा पहले, देन हम लोग चल सकते हैं प्रपोजल पे। एक टर्म रह गई है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें कल पहले जानना है, इस चैप्टर में मिसिंग हो गया आज की क्लास में, और फिर हम प्रपोजल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये होमवर्क है सारा का सारा, जितना काम है वो सब तैयार करके आना है आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैम ये 3 डेज के नोट्स मिल Thank सकते you, हैं क्या? ma'am. जो आउटलाइन आपने कराई है अभी। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही।
जब मैं